रमज़ान का चाँद नज़र आते ही सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस वक्त सभी अपने अपने घरों की छतों पर मौजूद थे। आस पड़ोस वाली छत पर चढ़े एक दूसरे को चांद मुबारक कह रहे थे। इतने में साथ से छत से ऊपर आते गुलफाम अर्फ चांद ने माथे पर बल डाले घर वालों को घूरा। चांद नीचे है और अब सब कैसे एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं। उसके अंदाज पर सभी मुस्कुरा दिए, जबकि बराबर की छत पर खड़ी जुनेशा ने पलट कर उस खूबरू नौजवान को देखा जो कि अपने नाम की तरह ही खूबसूरत था। मुबारक हो चांद जी, चांद मुबारक हो। चलो तरावी पढ़ने चलते हैं। अचानक से जयान ने गुलफाम के गले में बाजू डालते उसे वापस से नीचे ले जाते हुए कहा। तो मुंह बनाते हुए उन्हें देखने लगा। भाई, वैसे ये ज्यादती है। खुद कितनी देर ऊपर खड़े हैं, सबके साथ गप्पे मार रहे हैं। मेरे आते ही तो सबको तरावी की याद आ गई। वो उनके हम कदम होता गिला कर रहा था, जबकि बाकी खवातीन भी छतों से नीचे उतरती ईशा की नमाज और तरावी का एहतमाम करने लगी। भाभी, सहरी के लिए अलार्म कितने बजे का लगाऊं? जनीशा ने मोबाइल उठाते मनीषा से पूछा। यार, सबके लिए सहरी बनानी है तो 2 बजे का लगा दो। उसके पास बिस्तर पर नेमदराज होते हुए बोली। 2 बजे का? खौफ करे भाभी, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगी? जूनी, तुम यार लगा दो ना, देर ना हो जाए। आज देख लेते हैं ना, कल फिर इस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। वो मूंदी मूंदी आंखों से उठते बोली। लगता है आपको खूब नींद आई है, जाए जाकर सो जाए, वरना सहरी में जागा नहीं जाएगा। रमज़ान के लिए तैयारियां काफ़ी दिनों से वो कर रही थी। आज तो काम कुछ ज़्यादा ही था। वॉशिंग मशीन भी लगा ली और फिर खाने पीने की चीज़ों को बनाते फ्रीज करने में अच्छा खासा थक गई थी वो। मनीषा कमरे में आते ही बिस्तर पर नींदराज हुई। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। बल्कि बार बार एक दूसरे से मिलती उसे नींद की वादियों में ले जाने की भरपूर कोशिश में थी। पर वो जाग रही थी अपने शौहर राफिया के लिए, जिसे जागे रहने का कहकर गया था। लेकिन न जाने क्यों इतना वक्त लग रहा था। उसका इंतजार करते करते अब 11 बज रहे थे। तरावी के बाद वो अभी तक वापस नहीं आया था और मनीषा नींद में झूलती आंखें बंद किए सो गई। अभी उसकी आंख लगे 10 मिनट ही हुए थे कि उसे अपने चेहरे पर सांसों की तपिश महसूस हुई। बेख्तियार मनीषा के लबों को नींद में ही मुस्कुराहट ने छुआ। मुकाबिल उसकी इस हरकत पर दिलो जान से फिदा हुआ। वो नींद में उसका लम्स पहचानती थी। करवट बदल के सीधी होती वो राफिया के लिए अपनी बाहें वा कर गई। माना किया था ना, सोना नहीं, फिर सो गई। उसका दुपट्टा एक तरफ सरकाता उसके हसीन नशीबो फराज को गहरी निगाहों से देखता। उसके नाक के साथ नाक जुड़े गंभीर लहजे में बोला। राफिया, आप लेट आए? वो बंद आंखों से ही शिकवा कर रही थी। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हुई है। उसके कानों की लो को छूता हुआ धीरे से मुस्कुरा दिया, जबकि वो फिर से नींद की वादियों में खोने लगी। मिशी, मिशी, वो खुमार उलूद लहजे में से पुकार रहा था, लेकिन मिशी चाह कर भी नहीं उठ पा रही थी, ना ही उसकी आंखें वाह हो रही थी। राफिया गहरा सांस भरता हुआ पीछे उठा, फिर तकिए पर गिरा दिया और इस वक्त उसकी आंखें खुमार की सुर्खी से बेइंतहा सुर्ख हो रही थी। उसे अपनी शरीके हयात की तलब थी, लेकिन शरीके हयात उस सब कुछ मिट्टी में झोंक अपनी नींद में गुम थी। वो उसे अपने से लगाते गहरा सांस भरते लाइट्स ऑफ किए अपनी आंखें भी मूंद गया। चाहता तो नींद में भी उसे हक ले लेता, लेकिन उसकी नींद के एहसास से वो कभी उसके पास नहीं आता था। सोते में उससे कभी नहीं जगाता था। अब भी अपने जज्बात पर मुश्किल बंद बांधता वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। आप मीर को संभालें, मैं देख लूंगी सब। उजाला ने अजलत में अजमीर को जयान की गोद में दिया। आज पहली सहरी थी और वो लेट हो गए थे। ऐसे में 2 साला अजमीर बेवक्त जाग गया था और माँ को तंग किए जा रहा था। जयान ने अजमीर को अपनी गोद में लिया, लेकिन वो फिर भी रोए जा रहा था। उसे माँ चाहिए थी। यार उजाला, तुम देखो उसे, मुझे बताओ क्या करना है, मैं बना देता हूँ। वह झच होता हुआ बोला। पराठे बनाने आते हैं? उजाला ने भरपूर तंज किया। कोशिश कर सकता हूँ। जयान ने अपनी बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते हुए किचन में शेल्फ के आगे खड़े होते पराठे बेलना शुरू कर दिए। उजाला उसे पराठा बनाते देख चल कर गई, लेकिन बेबसी से उसे देखती रह गई, क्योंकि इसका बेटा कुछ ज्यादा ही जिद्दी वाक़या हुआ था। माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता और नवाब साहब को ऐन काम के वक्त ही माँ चाहिए होती थी। जयान, ये क्या बना दिया? वो पराठा देखती गश खाकर गिरने वाली थी। अपने हाथ का बना हुआ वो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखते माथे पर बढ़ डाले अपनी महबूब बीवी को देखने लगा। पराठा है, फर्स्ट टाइम बनाया है, अप्रिशिएट करो। और फर्जी कॉलर झाड़ता हुआ बोला। ये सब कुछ हो सकता है जान, लेकिन इसे पराठा कहना, पराठे की तौहीन होगी। उस सदमे से बोली। भाभी, सहरी का वक्त निकला जा रहा है, सहरी बन। चांद ने अंदर आते पूछा, जबकि सामने जिहान के हाथ में पराठे के नाम पे अजीब सा नक्शा देख ठटक के रुका। भाभी, कुकिंग क्लासेस कब से शुरू की हैं? मेरी तौबा, चांद के मैं कुकिंग क्लासेस शुरू करूं और तुम्हारे भाई को क्लास दूं? मेरे प्यारे भाई चांद, ये मीर को तुम बाहर ले जाओ, कोई काम करने ही नहीं दे रहा।
उजाला ने मीर को चांद की गोद में डाल दिया और खुद चूल्हे के आगे खड़ी होती अब फटाफट पराठे बनाने लगी। सास जी के लिए ताज़ा रोटी बनाई, बाकी के लिए पराठे। अपनी बीवी की फर्तियां देख ज़ियान तो अश अश कर उठा। यार बहुत फास्ट कुक हो तुम। डाइनिंग टेबल पर बैठते वो सहरी करते हल्की फुल्की बातें भी जारी रखे हुए थे। सहरी खाने वाले रोज़ादार जल्दी करें, रोज़ा बंद होने में चंद मिनट बाकी है। अचानक से मस्जिद के स्पीकर से आती आवाज़ पे सभी ने फ़ौरन अपने अपने आगे खाना ख़त्म किया। ज़ियान ने उजाला को इशारा किया तो गहरा सांस भरती उसके पीछे रूम में आई। सहरी की एक डोज में एक भरपूर पेशनियत किस भी शामिल होती थी और उजाला ऐसी कि आज तक कभी शोर को इनकार नहीं किया, बल्कि हमेशा खुशी खुशी उसके साथ अपना वक्त स्पेंड करना उसे पसंद था। अब हुई मेरी सहरी, अब दिन आराम से गुजर जाएगा। ज़ियान ने अपने लबों को तर्क करते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से उजाला को देखते कहा, जिसकी सांसें ही भूल गई थी, जबकि अपने शौहर के लिए उसके दिल में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर था जो कि ख़त्म ही नहीं होता था। मोहब्बत दोनों ही करते थे और बेशुमार करते थे। यार भाभी, क्या बोलूँ मैं अलार्म लगाया था मैंने लेकिन बजा ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। जूनी ने शर्मिंदगी से कहा। सबने पानी पी के रोज़ा रखा और राफिया का मूड इतना ख़राब था, सुबह ऑफिस जाने पे भी मुझसे बात नहीं की। भाभी यार कोई बात नहीं, हो जाता है, हमने खुद कौन सा कुछ खाया पिया है। जूनी ने हल्के फुल्के अंदाज में मनीषा से कहा, लेकिन उसकी फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। राफिया के गुस्से से वैसे भी उसकी जान जाती थी और सुबह तो वैसे भी वो नाराज़ होके गया था। रात को भी उसकी नाराज़गी जितनी उतनी ही जितनी थी। अब सारा दिन मनीषा ने यही सोच सोच के गुजार देना और इससे कोई काम नहीं होने वाला था। भाभी मुझे यहाँ करीब लाइब्रेरी जाना है, कुछ बुक इशू करवानी है, तो अभी समरा आएगी, मैं उसके साथ जाऊँगी। दिन के वक्त जूनी ने मनीषा को कहा, जो कि किचन में काम कर रही थी। जूनी ख्याल से जाना, देखभाल कर और जल्दी वापस आने की कोशिश करना, मोबाइल साथ लेके जाना। वो हमेशा की तरह उसे हदायत करती अपने काम में मसरूफ़ रही। शकील साहब की अहलिया 2 साल पहले वफात पा चुकी थी। उनका एक बेटा और बेटी थी। राफिया शकील की शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे। मनीषा अली से राफिया शकील की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया था। राफिया से 4 साल छोटी जनीशा थी, जिसकी मंगनी साथ वाले घर के छोटे बेटे चांद से बचपन में ही हुई थी, जो कि राफिया की खाला का बेटा था। खालू तो उसके हयात थे ही नहीं, लेकिन खाला जिंदा थी और फिर उन दोनों घरानों में लड़ाइयाँ हुई, जो बाद में एक दूसरे से कतई ताल्लुक तक पहुँच गई और आज इतना अरसा बाद भी ये कतई ताल्लुक का सिलसिला ख़त्म ना हो सका। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे तो दिलों से कदूते निकाल गए, लेकिन राफिया के वालिद और ज़ियान के वालिद दिल साफ न कर सके। बचपन का हुआ रिश्ता कहीं खो सा गया, जिससे चांद और जूनी दोनों ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। उफ यार, देर हो गई, किताबों में ही घुस जाओ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। जूनी ने समरा का हाथ थामे हुई लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए कहा और घर आधे घंटे का कहकर आई थी, जबकि अभी ने 2 घंटे हो चुके थे। उसे मनीषा की बार बार कॉल्स आ रही थी, जिस पर लास्ट पे उसने एक मैसेज छोड़ दिया और अब वो दोनों बाहर निकली थी। उनका इरादा ऑटो करवाकर घर जाने का था, लेकिन सख्त धूप की वजह से उन्हें कोई दूर दूर तक ऑटो दिखाई नहीं दे रहा था। जूनी, बहुत देर हो गई है, मामा बहुत गुस्सा करेंगी। समरा ने परेशानी से कहा, वो तो मुझे भी पता है, मुझे भी ऐसे ही डांट पड़ने वाली है। जूनी ने धूप से बचने के लिए किताबों को अपने सर पे हल्का सा खम देते हुए रखा कि तभी एक गाड़ी आकर उनके पास रुकी, तो जूनी ने नजरें फेरकर आने वाली हस्ती को देखा। चांद ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। क्यों खड़ी हो यहाँ? उसका लहजा थोड़ा सख्त था। घर जा रहे थे, कोई ऑटो नहीं मिल रहा, जूनी ने स्मार्ट अंदाज में जवाब दिया, जबकि दिल जोरों से धड़कने लगा। ओके बैठो गाड़ी में, वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए बोला, लेकिन जूनी थोड़ा सा पजल हो गई। यूं तो बातचीत थोड़ी बहुत सब में थी, लेकिन इस तरह गाड़ी में बैठकर जाना जूनी को मुनासिब ना लगा। शायद उसके बाबा को ये बात पसंद ना आए। क्या कम सुनाई देता है? चांद के गूंजने पर वो लब खींच गई। यार बैठ जाते हैं, आगे ही देर हो रही है, समरा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो मजबूरन जूनी को गाड़ी में बैठना पड़ा। आप दोनों में से एक आगे आकर बैठे, मैं आप दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ। चांद ने पलट कर उनसे कहा, तो समरा ने उसे इशारा किया कि वो आगे जाकर बैठे। इस पे जूनी मुंह बिगाड़ते हुए खामोशी से आगे जाकर बैठ गई। चांद ने गाड़ी स्टार्ट की तो जूनी बाहर देखने लगी। या अल्लाह, बस बाबा ना देखें वरना बहुत डांट पड़ने वाली है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी कि इतने में जूनी के नंबर पे मनीषा की कॉल आने लगी। जूनी ने कॉल रिसीव करते हुए मनीषा की डांट सुनी। बस भाभी आ रहे हैं, जल्दी आओ, घर गांव से बेबी आई हुई हैं, अपनी फैमिली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। रोज़े भी नहीं रखे उन्होंने और मुझे किचन में अब उनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ओहो, ये कब आए, इन्होंने आने का बताया नहीं। जूनी ने भी परेशान होते हुए पूछा, जबकि गैर इरादी तौर पर चांद का ध्यान भी उसी की बातों की जानिब चला गया। 1 घंटा हुआ आया हुए और मैं इनको शरबत बना बना कर पिला चुकी हूँ,
اب ان کو کھانے کی طلب ہو رہی ہے اور اب وہ کچن میں کھڑے ہو کر بنا رہی ہوں. تو مہربانی کر کے جلدی گھر آ جاؤ. منیشا نے سر تھامے ہوئے کہا. اچھا باپی اب پریشان نہ ہو, بس ہم پہنچنے والے ہیں. زونی نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی. سمرا کو اس کے گھر چھوڑتے اب وہ زونی کو اس کے گھر چھوڑ رہا تھا. کون آیا ہے گھر؟ چاند نے اس کے گیٹ کے اندر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے پوچھا. وہ بیبے آئی ہیں گاؤں سے, بیما فیملی. زونی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا. کون آیا؟ نہ جانے چاند کیا پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا. زونی کو سمجھ نہ آیا. گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر جانے کے بجائے وہ پھر سے رکی. معلوم نہیں, اب اندر جاؤں گی تو پتہ چلے گا. بائی دا وے تھینکس. وہ اس کا شکریہ ادا کرتی نیچے اتری. اسی وقت بیبے گھر سے باہر نکلتی دکھائی دی. السلام علیکم بیبے, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ زونی نے ان کے سامنے آتے ہوئے فوراً سلام کیا. وعلیکم السلام, سونی ہو نا؟ جی بیبے میں سونی ہوں, زونی نے مسکرا کر کہا, جبکہ چاند گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ, خوش رہو, آباد رہو. او فیکے, چلا جلدی چلیں, دیر ہو رہی ہے. انہوں نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو کہا, جو کہ گہری نظروں سے زونی کو ہی دیکھ رہا تھا, اور زونی کے ماتھے پر بل پڑے. کہیں جا رہی ہیں بیبے؟ نہ چاہتے ہو زونی نے پوچھ لیا. ہاں بیٹا, ساتھ میں پروسن رکھی ہے نا, ان کے گھر جانا ہے. پچھلی بار اس کی بیٹی نے قرآن پاک مکمل کیا تھا تو مبارکباد دینے جا سکی. سوچا آپ جا کے مبارکباد دے آؤں. تفصیل بتاتے ہوئے اپنے بیٹے کو لیے 3 سے 4 گھر چھوٹے رکیہ آنٹی کے گھر چلی گئی, جبکہ چاند کو فیکے کا زونی کو یوں گھورنا سخت ناگوار گزرا تھا. پر ابھی وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا, لیکن مستقبل قریب میں اس کا ارادہ بہت کچھ کرنے کا تھا. افطار کے وقت سبھی اذان کے انتظار میں تھے. بے شکیل صاحب کی پھوپھو تھی. وہ جب بھی شہر آتی اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آیا کرتی تھی. ان کا بڑا بیٹا شفیق ملک سے باہر ہوتا تھا. ان کی بیوی ندرت بیگم اور بیٹا کامی تھا, جبکہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا رفیق اور فیکا. اللہ نے بیوی کو اولاد بہت لیٹ دی تھی. شادی کے 17 سال بعد اللہ نے ان کی گود بڑھی تھی, اور ان کے بچے شکیل صاحب کے بچوں کے ہم عمر تھے. اگر اللہ نے جلدی اولاد دی ہوتی تو اس وقت دادی بن چکی ہوتی. مغرب کی اذان کے ساتھ ہی سب نے روزہ افطار کیا. جن کا روزہ نہیں تھا وہ بھی ایسے افطاری میں ساتھ دے رہے تھے جیسے وہ بھی روزے دار ہوں. زونی اور منیشا تو دیکھتی رہ گئی. روزہ داروں سے زیادہ انہوں نے کھایا تھا. زونی, یہ چاٹ کا باؤل تو پکڑانا. فیکے نے زونی کو مخاطب کرتے ہوئے شیریں بھرے لہجے میں کہا. تو زونی نے اٹھتے ہوئے اسے باؤل تھمایا, جس پر فیکے نے جان بوجھ کر اس کی فنگرز کے ساتھ اپنی فنگرز کو ٹچ کیا. زونی کا تو پل میں ہی دماغ گھما. اسے یہ احساس بہت برا لگا تھا. وہ بالکل چپ ہو کر گم سم سی ہو گئی, جبکہ فیکے کی گہری نظروں سے زونی پہ تھی. منیشا نے بھی اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتے ہوئے لب پیچے. زونی جا کے فریج سے جوس لے آؤ. اسے وہاں سے ہٹانا چاہا, اور زونی تو تھی بھی انتظار میں. فوراً اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی. ارے بہو, وہ بیچاری روزہ کھول رہی تھی, روزہ کھولتے ہوئے کو کیوں بھیجا؟ ندرت, چاہو تم جا کر جوس لے آؤ, بیبے نے ہمدردی میں کہا. ارے نہیں بیبے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ مہمان ہیں, مہمانوں سے کام کرواتے ہیں, اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے, منیشا نے محبت سے کہا. ارے بیٹا, اب مہمان کیسے؟ ہم بھی تو گھر کا فرد ہے نا. ہم نے کون سا بس آئے اور چلے جائیں گے؟ عید تک تو ہم یہیں پر ہیں, تو کیا بغیر کام کے بیٹھے رہیں گے؟ اچھا نہیں لگتا. ندرت, کچن کا سارا کام سنبھال لینا, بچیاں ہیں, اتنی سمجھتی ہوں گی نا. بیبے نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے پھر سے بہو کو مخاطب کیا, تو اس نے اسبات میں سر ہلایا, کیونکہ منیشا کی بے اختیار نظریں رافعہ کی جانب اٹھی. وہ بھی ان کی بات سنتا گہری سوچ میں ہی گم تھا, لیکن منیشا کے دیکھنے پر اپنی نظریں پھر گیا, جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی ناراض ہے. جمیلہ, تم ہی صلح میں پہل کر لیتی. آج بیبے کا چکر ساتھ والے گھر میں تھا. بہت کوشش کی تھی صلح کی, لیکن شکیل بھائی کا ارادہ ہی نہیں ہے صلح کرنے کا. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جمیلہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا. تم کہو تو میں بات کرتی ہوں. بھلا ایسی بھی کیا ناراضگی؟ چاہنے والی بھی چلی گئی, پیچھے رہنے والوں کے لیے مسئلے بن گئے. اچھا نہیں لگتا نا. دروازے کے ساتھ دروازہ جوڑا ہے, ایک دیوار کا فرق ہے, اور دلوں میں اتنی نفرت. وہ انہیں پیار سے سمجھا رہی تھی, جبکہ جمیلہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ان کی شکیل صاحب کے ساتھ کبھی صلح نہیں ہوگی. جمیل صاحب کے گلے شکوے ساری زندگی ختم نہیں ہوئے, تو اب کیا خاک ختم ہوں گے؟ آج 15واں روزہ تھا, اور رافعہ نے بالکل بات چیت بند کی ہوئی تھی. بس ضرورت کی بات کرتا اور دیکھتا بھی نہ. منیشا نے اسے کئی بار منانے کی کوشش کی, لیکن وہ اگنور کر کے چلا جاتا. وہ خود بھی اتنی تھکی ہوتی کہ رات کو بستر پر پڑتے ہی سو جاتی. گھر کے ساروں کاموں کے علاوہ بیبے اور ان کی فیملی کو دیکھنا بھی ایک محاذ فتح کرنے کے مترادف تھا. فیکا اور ندرت بیگم تو روزہ رکھ لیتے تھے, لیکن کامی روزہ یا تو بہانے سے رکھتا نہیں تھا یا پھر چھپ کے کھا کے توڑ دیتا تھا اور ماں سے مار کھاتا تھا. بس منیشا ان سب میں گن چکر بنی ہوئی تھی. زونی کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکال لیتی تھی, یوں نہیں جا کے دماغ فرش کر لیا کرتی تھی.
मनीषा कहाँ जाती? एक शौहर था, वो भी बात करना बंद कर चुका था। इन दिनों बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो रही थी। बात बात में इसको रोना आ रहा था। रोज़ी भी अब तक सारे इसके पूरे ही जा रहे थे और तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। तबीयत में अजीब सा चिड़चिड़ा बना गया था। भाभी, वो जो नहीं थे, अल्लाह बख्शे, जो वहाँ समरा के घर के पास रहते हैं, उनका इंतकाल हो गया। जूनी ने अफसोस से कहा, ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले अफसोस करने, मेरा तो मुश्किल है, तबीयत ख़राब है, बेबी के साथ चली जाओ। मनीषा ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। ज़्यादा ख़राब है क्या? जूनी परेशान हो गई। नहीं जूनी, इतनी भी नहीं है, तुम जाओ। उन्हें बेचकर मनीषा ने थोड़ी देर सोने का इरादा किया। अल्लाह बख्शे बहुत ही अच्छा आदमी था और कैसा नेक था। नेक महीना पाया। आहा। बेबे ने गहरा सांस खारिज करते हुए ताज़ीती अल्फाज अदा किए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। बेबे, उठ के पीछे आ जाओ, और लोगों ने भी तज़ियत करनी है। जुनीशा ने बेबे को उठाया और पीछे की जानिब ले गई, जहाँ और भी ख़वातीन बैठी थी। इस वक्त पड़ोस में वो आई थी। अल्लाह बख्श उनके मोहल्ले का पुराना रहाइश पसीर था और बेबे के जानने वाला भी था। रमज़ान का दूसरा अशरा था और वो बेचारा फोत हो गया। लोगों की कम तादाद ही आई हुई थी। एक तो सबका रोज़ा था, दूसरी गर्मी भी इंतहा की थी। ए जुनी, ये इनको बोल पंखे मेरी तरफ मोड़े, कसमें जान निकल रही है। बेबे ने हाथ से हवा लेते हुए कहा। जोनीशा की नज़र पड़ी तो सब पंखे के ऊपर चढ़े हुए थे। बेबे, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है, इधर कैसे आपकी तरफ करूँ? जनीशा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाय अल्लाह, मोई गर्मी भी तो बहुत है ना, मेरा तो हुन भी दिल घबरा रहा है। अल्लाह आगे की मंजिलें आसान करे और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। एक औरत तज़ीद कर रही थी। बेबी की तवज्जो उस तरफ गई। ये जुनी, ये सब्र तो सुना है, लेकिन जमील कौन है? मुझे ना पता चल सका। वो हैरान हुई, जबकि जनीशा जो मोबाइल पे दोस्त से बात कर रही थी, क्या आज यूनी ना जा सकने पर असाइनमेंट का काम पूछ रही थी। बेबे की बात पर चौंकी। बेबे, इस सबर का बड़ा भाई होगा जमील। हाँ, मसरूफ बड़ा जवाब आया। अच्छा अच्छा। बेबे ने काफ़ी लंबा खींचा था। बेबे, चले आप, बहुत देर हो गई, मुझे यूनी का काम भी लेना है दोस्त से। जनीशा ने मनमनाते हुए कहा। अरे ठहर जाओ थोड़ी देर, क्या पता कुछ खाने पीने को दे दे बड़ी बूढ़ियों को। बेबे ने धीरे से कहा। अल्लाह का खौफ करो बेबे, सब रोजे से होंगे, कोई नहीं पूछने वाला खाने पीने का। चले उठे, घर चले। बेबे अपने शुगर और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से रोजे नहीं रख रही थी, इसलिए उन्हें यहाँ भी खाने पीने का ही सूझ रहा था। अच्छा चल, फिर मैं जुरेफा से मिलाऊं, तो चलते हैं। अब फिर मिलना है? जुनेशा ने माथा पीटा। हाँ तो और, अच्छा लगता है ऐसे मुंह उठा के चले जाना। बेबे ने लताड़ा। अच्छा चलें, जल्दी करें, मुझे समरा की तरफ भी जाना है, असाइनमेंट लेनी है उससे। जुनेशा ने मोबाइल पे टाइम देखा और जिलत में कहा, और बेबी आगे बढ़ गई। अच्छा बहन, इजाज़त है, अल्लाह आपको वो सब्र और। बेबी कहते कहते भूल गई। है क्या बताया था? सर पे हाथ मारा, जबकि खाला जरीफा मुंह देख रही थी। जी दो जी, अल्लाह आपको सब्र और इसका बड़ा भाई भी अता करे, आमीन। फौरन से कह दी। पास खड़ी जुनेशा ने सर पीट लिया। जी क्या कह रही हैं आप? खाला जरीफा को समझ ना आया। अरे खाला, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हैं, हम चलते हैं। जनीशा ने फौरन आगे बढ़कर बेबी का हाथ थामा और इन्हें बाहर का रुख किया और बाहर निकल के गहरा सांस खारिज किया। बेबी क्या हो गया है? कहीं भी कुछ भी? जनीशा ने सर झटका। हाँ तो क्या गलत कहा? उस सबर के बड़े भाई का नाम भूल गई थी तो। अब चले, जनीशा ने बात काटी। वो बेबी का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती थी। हाय, अब मुझे बुरी को कहाँ लेकर जाएगी? मुझे बुरी हड्डियों में इतनी जान है कि गर्मी के इस महीने में रोजे की हालत में तेरे साथ अपनी दूर जाऊं। बेबे चलते हुए साथ साथ दहाई देने लगी। अल्लाह जी, बेबे आपका कब रोजा था और आपने कब रखा? जनीशा को 440 वॉल्ट का करंट लगा। हाँ तो, जब खाऊं पीऊं तो रोजा ही हुआ ना। अरे मेरी धी रानी, एक काम कर, तू जा, मैं तो घर कुछ खा लूं पी लूं, मेरा तो शुगर ही नीचे जा रही है और चक्कर अलग आ रहे हैं। बेबे ने सर चकराते बहाना बनाते हुए कहा। जनीशा ने बस एक नज़र बेबी को देखा, जिनकी खातिर वो आज यूं ही नहीं गई थी, और अब बेबी ने जाने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसी लम्हे एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। सलाम बेबे, कैसी हैं? वो दोनों चौंकी। ओ मेरा शेर जवान पुत्र आ गया, जुग जुग जियो मेरा बच्चा। बेबे तो सदके वारी जा रही थी और आगे बढ़कर उसकी कमर पे जोर से थपकी दी। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। कहाँ जा रहा है पुत्र? उन्होंने लगे हाथों पूछ लिया। बस बेबे, वो अल्लाह बख्श अंकल की फौतगी पे अभी कब्रिस्तान से होकर आया हूँ। उसने एक नज़र जोनीशा को देखा, जो इधर उधर देख रही थी। एक काम तो कर पुत्र, जूनी को ना किसी दोस्त की तरफ जाना है, कोई स्कूल का काम लेना है। आज छुट्टी की थी ना स्कूल से, तो मेरा पुत्र इसे ले जा। बेबे ने बहुत मोहब्बत से कहा। बेबे, स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी। जोनीशा ने तस्दीक की। हाँ हाँ वही।
जो इसने कहा, पुत्र ले जा। इन्होंने फिर से पूछा, बेबे ये भी कोई कहने की बात है? उसने फर्मा बरदारी से कहा, चल दी रानी, तेरा मसला तो हल हुआ। ए पुत्र चांद, फिर देखभाल करियो और वक्त पे घर ले आना। चांद को अब की बार तनबिया भी की तो उसने इस बात में सर हिलाया। जोनिशा के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उसका जाना जरूरी था। इतनी गर्मी में रोजा रख के पैदल जाने से बेहतर ऑप्शन था कि वो चांद की मदद ले ले। और यूं उसके साथ अकेले जाने पे थोड़ा झिझकी थी, लेकिन दिल ही दिल में इस मुहावरे पे भी तो अमल करना था ना कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गाड़ी आगे बढ़ी तो बेबे भी घर के अंदर दाखिल हुई और घर में ऐसा शोर था कि जैसे कोई बोलचाल आया हो। एक जूता उड़ता हुआ आया और पास से भागते कामी की कमर पर लगा। 12 साला कामी भलभला कर रह गया, हाय मैं मर गया, हाय लजी, अम्मी मैनू मार देता। अब कामी की दहाइयाँ और फरियादें जारी थी। अरे बहू क्यों मार रही हो बेचारे को? बेबे ने कामी को अपने गले से लगाया। आपका ये बेचारा आज मेरे हाथों सच में ज़ाया हो जाएगा, नुदरत रूहान से होते हुए बोली, जबकि कामी अब बेबे के पीछे चुप रहा था। अरे बता भी दे क्या किया इसने? बेबे ने तंग आते हुए पूछा। नुदरत गुस्सा से वहीं पास बैठी, उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। पूछे अपने लाडले से, कितना बड़ा झूठा है? अरे बहू बस कर दो, बच्चा है क्यों मार रही हो उसको? रोजे से है, इतनी सी जान है उसमें, और मार मार के अधमुआ कर दिया है तुमने इसे। बेबे ने कामी को पास बिठाया और प्यार किया। रोजा और इसका? पूछे इससे, अभी तोड़ के आया, पिज़्ज़ा खा रहा था फ्रिज से निकाल के, तो मैंने देख लिया, वरना अच्छा खासा गुनाहगार करता है ये लड़का मुझे। नुदरत बड़ी बैठी थी, शुरू हो गई थी। है बेबे, बेबे है कोई काफी लंबा चौड़ा किया था, और अब जूता उतार के कामी को देख के मारा और फिर से बलबला उठा। ले बहू मेरी तरफ से भी मार, इजाजत है, रज के मार इसको। बेबे ने अपना पान दान खोला। कितनी बड़ी तोप चीज हो बेबे, खुद रखती नहीं रोजा और हमें रोजा रखने की तलकीन। वाह सियासी बेबे, जो मैं करूं वो ना करो। बाहर से शोर की आवाज से सुनती मनीषा नींद से जागी। उसका सर बहुत भारी भारी हो रहा था। उसकी इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि बाहर जाके उन्हें थोड़ी देर के लिए चुप ही करा देती। दुखते सर को थामे वो बैकग्राउंड से टेक लगाई बैठ गई। बाहर अभी भी शोर हो रहा था, लेकिन मनीषा ने अब की बार परवाह न की। उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। बेबे को दिन का खाना नुदरत बेगम ही दे दिया करती थी। किचन का भी काफ़ी काम उन्होंने संभाल रखा था। उनकी यही कोशिश होती कि वो किसी पे कम ही बोझ बने। शाम तक सभी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मनीषा रूम से बाहर न निकली। उसकी ऐसी नींद उसको आई कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। जूनी ने 2 चक्कर लगाए उसकी तबीयत का पूछने को, लेकिन उसे सोता देख वापस पलट गई। ये आप लोग किचन में हैं, मनीषा कहाँ है? राफिया ने आते हुए मनीषा को गैर मौजूदगी महसूस की। अरे बेटा वो तो दिन से बाहर ही नहीं आई, सो रही है, सारा काम नुदरत और जूनी ने किया है आज। इससे पहले कि जूनी जवाब देती, बेबे ने अपनी जुबान के जोहर दिखाए, जिस पर राफिया के लब पीछे। भाई मेरी बात सुने। जूनी ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करता अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल हुआ तो मनीषा अभी भी सोता ही पाया, क्योंकि रात को उसके सोने पर इसे कभी नहीं जगाता था। इस वक्त दिमाग उसका गुस्से से भर गया। उसने आगे बढ़ते गुस्से से मनीषा से बिस्तर से उठाते जमीन पर खड़ा किया। वो नींद में थी, अचानक इस अवतार पर बुरी तरह लड़खड़ा गई, लेकिन राफिया ने उसकी कलाई को सख्ती से दबोचे रखा। बहुत नींद नहीं आने लगी तुम्हें? रात को भी नींद, दिन को भी नींद। राफिया मेरी तबीयत, उसने बोलना चाहा, क्या तबीयत? अगर नहीं रखा जाता रोजा तो ना रखो। रोजा रख के हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। अजीब औरत हो तुम। सभी औरतें रोजे भी रखती हैं, घर को भी देखती हैं और शौहर के हकूक भी अदा करती हैं, और एक तुम हो, तुम्हारे रोने ही खत्म नहीं होते। वो अब की बार उससे दूर होता, अपना लैपटॉप बिस्तर पर उछाल गया। मनीषा खामोशी रही, उसकी आंखें आंसू से बह गई। कहने को बचा ही क्या था, जब आपकी जिंदगी का साथी, आपके दुख सुख का साथी, आपके दर्द को ना समझे, एहसास ना करे, तो गिला शिकवा खत्म हो जाता है। मनीषा ने आगे बढ़ के जूते पहने और वह मुश्किल चलती हुई बाथरूम की जाने गई, ताकि मुंह पे पानी की छींटे मार के खुद को थोड़ा सा होश दिला सके। तभी मगरिब की अजान सुनाई दी। राफिया भी बाहर रोज़ा खोलने आ गया। दरवाजे पर दस्तक देते जूनी कमरे में दाखिल हुई। भाई रोज़ा खोल लें। वो ट्रे लिए अंदर आई। बस खजूर दे दो, बाकी ले जाओ। और सर्द लहजे में बोलता उठा और खजूर उठा ली। भाभी वो कहाँ है? जूनी को मनीषा दिखाई न दी। राफिया ने बाथरूम की जानिब इशारा किया। सुबह से भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। दिन तक वो किचन में थी, सारा काम भाभी ने ही किया है और रोज़ाना भाभी ही करती हैं। आज उनकी तबीयत ख़राब थी, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। सोचा आपको फ़ोन करके बुला लूँ, डॉक्टर पे ले जाए, लेकिन फिर वो फोतकी वाले घर चली गई तो भूल। जूनी, दरवाजे के पास आते मनीषा ने जूनी को पुकारा।
तो इस तरफ मुड़ी, जबकि मनीषा का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ा था। भाभी, उसकी जान लपकी। इससे पहले कि वो लड़खड़ा के गिरती, जूनी ने संभाला। राफिया के भी होश ठिकाने लगे। फौरन आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में बढ़ा, जबकि वो बेहोश हो चुकी थी। राफिया एक लम्हे की देरी किए बिना बाहर भागा। जूनी भी साथ ही निकली, जबकि बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी रोज़ा खोले खुशगपियों में मसरूफ थे। राफिया को मनीषा उठाए बाहर भागने लगी। एक पल के लिए सब ठटके। गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल न था। सभी साथ वाले गेट से ज़यान और चांद निकलते दिखाई दिए। क्या हुआ, सब खैरियत है? ज़यान ने आगे बढ़ते पूछा। भाभी, अस्पताल लेकर जाना है। जूनी ने आंसू पूछते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। चांद, गाड़ी निकालो। राफिया भाभी को इस तरह ही ले जाओ, इधर गाड़ी में ले चलते हैं हॉस्पिटल। ज़यान ने फ़ौरन बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा। एक वक्त होता तो शायद राफिया कभी इसकी मदद ना लेता, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ मनीषा की फिक्र थी, जिसका जिस्म अब ठंडा होने लगा था। चांद की गाड़ी निकालने पर जूनी और राफिया मनीषा को अस्पताल ले पहुंचे। उसे फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट किया गया। परेशान ना हो राफिया भाई, कुछ नहीं होगा, चांद ने उनकी तसल्ली करवाई, जबकि जान भी अपनी गाड़ी में उजाला को लिए वहां पहुंचा। कैसी है मनीषा? जूनी के पास बैठते हुए फिक्र से पूछा। क्या तभी डॉक्टर बाहर आई। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? डॉक्टर का लहजा खुरदरा सा था। जी। राफिया आ गया हुआ, आप मेरे साथ आए। उनके ऑफिस में जाते राफिया थोड़ा उलझा। पेशेंट को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन आपको एहतियात करनी है। इस हालत में इनका खुद का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। शदीद गर्मी की वजह से और शायद इन्हें मुसलसल काम करने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है, और इससे बच्चे और माँ दोनों को ख़तरा हो सकता है। पानी की कमी बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप इन्हें रोज़ा रखने से फ़िलहाल कुछ दिन मना करें। फ़िलहाल इनकी कंडीशन नहीं है, बहुत कमज़ोर है। आपकी वाइफ, मैंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो आप लाजमी करवा लीजिएगा। डॉक्टर अपनी बात बोलती जा रही थी और प्रिस्क्रिप्शन लिख रही थी, जबकि राफिया तो उनकी बात पर हैरान था कि मनीषा प्रेग्नेंट थी, उसे बताया तक नहीं। जी डॉक्टर, हम एहतियात करेंगे। वो प्रिस्क्रिप्शन लेता हुआ बाहर आया और एक भोजल सा सांस खारिज करता वो जूनी के पास आकर खड़ा हुआ। क्या हुआ भाई, डॉक्टर क्या कह रही थी? जूनी ने घबराते हुए पूछा। थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, फिक्र नहीं करो, ठीक है वो। राफिया को एक खुशी का एहसास हो रहा था और वो चाहता था कि सबसे पहले वो ये बात मनीषा को बताए। मनीषा को होश आ गया था, उसे ड्रिप लगी थी। भाभी, आपने तो डरा ही दिया। जूनी उसके पास बैठते हुए मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं पता चला ये क्या हुआ मुझे। सब में रोज़ा खोल लिया था। मनीषा को अब घर वालों की फिक्र हो रही थी और पास खड़ा राफिया शर्मिंदगी से ज़मीन में घड़े जा रहा था। जी भाभी, सब कुछ हो गया था, बस आप फिक्र ना करें किसी की, अपना ख्याल रखें। जूनी की बात पर मनीषा चुप ही रही। हाँ मनीषा, जूनी ठीक कर रही है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही काम करो जितना तुम्हारी सेहत इजाज़त देती है। अगर एक्स्ट्रा काम करोगी तो ऐसे बीमार पड़ोगी ना। उजाला ने भी उसे प्यार से समझाया, तो सबने इस बात में सरहलाते आंखें मूंद दी। वो इन्हें क्या कहती, जब जीवन का साथी ही तकलीफ न समझे तो दर्द बढ़ जाता है। और ये तो सच है कि मर्द के हाथ में औरत का खुश होना या उदास होना लिखा है। जब जब औरत को फूल की तरह खिलता हुआ कहोगे, वो खिलती चली जाएगी और दिन ब दिन निखरती चली जाएगी। लेकिन जब उसे मुरझाया हुआ कहोगे तो दिन ब दिन मुरझाती चली जाएगी। एक शौहर ही ये सब कर सकता है, चाहे तो बीवी को खिलता गुलाब रखे या मुरझा दे, क्योंकि औरत को जैसा कहोगे वैसी वो बनती चली जाएगी। 2 घंटे तक मनीषा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो इसे घर ले आए। जूनी ने उसे अच्छा खासा खाना खिलाया और मेडिसिन देते बाहर निकली कि राफिया अंदर दाखिल हुआ। वो आंखें मूंदे लेटी थी जब उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ थामा है। उसने आंखें ना खोली, लेकिन उसे अपने हाथों की पुश्त पर कुछ गीलापन महसूस हुआ, तो उसने झट से आंखें खोली। राफिया उसके हाथ थामे आंसू बहा रहा था। उसे यूं आंसू बहाता देख मनीषा के दिल को कुछ हुआ। राफिया, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? वो बेचैन सी हुई। सॉरी यार, मैंने गुस्सा में न जाने क्या क्या कह दिया, तुम्हारी तकलीफ समझा ही नहीं मैं। वो बस बोलता चला गया। उसको अपनी गलती का एहसास जगा तो मनीषा का दिल भी साफ हो गया। अब रोएं तो मत, मैं अब ठीक हूँ। वो इसके आंसू पूंछते हुए धीमा सा मुस्कुरा दी। अब तुम्हें ठीक रहना होगा मिशी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। उसका माथा चूमता जज़ब के आलम में बोला, आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए? उसे मान देते हुए बोली, हमेशा रखूंगा। वो इसकी गाल को सहलाता हुआ नम लहजे में बोला, लेकिन मुझसे वादा करो कि आइंदा बेहतियाती नहीं करोगी और अपनी डाइट का बहुत बहुत ख्याल रखोगी और केयर करोगी। उसे समझा रहा था और ना जाने क्या क्या बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। मनीषा थोड़ी सी उलझ गई। क्या हुआ है राफिया, कोई बीमारी तो नहीं लग गई मुझे? वो यूं ही मुस्कुराई। अल्लाह ना करे पागल, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। बलाखिर राफिया ने उसे बता दिया। मनीषा को यकीन ना आया। राफिया, क्या आप सच कह रहे हैं? उसके लहजे में बेयकीनी सी थी। राफिया ने इस बात में सर हिलाया तो वो रोते हुए हंस दी।
दोनों ही इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। राफिया ने घर जाते ढेर सारी मिठाई ली थी, और सिर्फ घर ही नहीं, साथ खाला के घर भी खुद देकर आया था। बेटा, क्या अपने बाबा से पूछ कर आए हो? खाला ने संजीदगी से सवाल किया। वो जानते हैं मैं यहाँ आया हूँ, राफिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। रोका नहीं? अगला सवाल दागा। रोकने का कोई जवाब नहीं बनता, आप मुंह मीठा करें, राफिया ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी मुस्कुरा दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह वो नेक वक्त लाए जब आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। वो दिल से दुआ दे रही थी। उजाला सबके लिए चाय ले आई, जबकि चांद ने ज़यान को इशारा किया कि वो बात करे। ज़यान उसके अतावलेपन पर से घूर कर रह गया। राफिया, दरअसल हम भी आपके घर आना चाह रहे थे, कनकार बढ़ के ज़यान ने बात का आगाज़ किया। भाई जी, जब जी चाहे आए, आपका अपना घर है, राफिया ने जवाबन मोहब्बत से कहा। असल में हम अपनी अमानत वापस लेना चाहते हैं। अब की बार ज़यान ने वाज़ेह अल्फाज में अपना मदा बयान किया। मैं कुछ समझा नहीं। राफिया अब भी नासमझी से उन्हें देख रहा था। ज़यान ने अपनी माँ की जानिब देखा तो इन्हें इसबाब में सर हिलाते उसकी बात को तायद की। हाँ बेटा, बचपन में ही चांद और जूनी का रिश्ता तय हो गया था, लेकिन वक्त और हालात ऐसे आ गए, इस बारे में हम आपस में मज़ीद कोई बात ही ना कर सके। लेकिन ये तो तय है कि चांद और जूनी का रिश्ता मेरी बहन की मर्ज़ी से हुआ था। अब वक्त आ गया कि इस नेक काम में देर ना की जाए, तो हम कल आना चाहते हैं आपकी तरफ, ताकि इस मामले को भी खुश उसलूबी से निपटाया जाए। अपनी खाला की बात सुनते वो थोड़ा सा उलझ के चुप हो गया, क्योंकि इस बारे में तो अभी तक इसकी अपने बाबा से बात नहीं हुई थी। उनको कैसे ओके कर देता? खाला, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं पापा से बात करके फिर आप लोगों को जवाब देता हूँ, राफिया ने उठते हुए कहा। यार, जल्दी जवाब दे देना, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है। ज़यान ने भी खड़े होते हुए चांद की जानिब देखते ज़ुमाइनी लहजे में कहा। तो राफिया के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। ज़रूर इंशाल्लाह भाई। वो इनसे मिलकर अपने घर लौट आया। उसका रुख सीधा अपने बाबा के कमरे की ही जाने था। मियाँ, हम पे होता तो हम रिश्ते को कितना उलझाते, चाहे तो सुलझा भी सकते, चाहे तो उलझा भी सकते। राफिया ने काफ़ी वक्त अपने बाबा के साथ स्पेंड किया, उन्हें समझाता रहा। वो दिल से तो राजी ना हुआ, लेकिन अपनी रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी। फिलहाल के लिए राफिया के लिए इतना बहुत था। गुजरते वक्त के साथ उनके दिल की कुदूतें भी निकल ही जानी थी। क्या लगता है भाभी, आज चांद नजर आएगा? जूनी ने मनीषा के पास खड़े होते हुए पूछा। इस वक्त काफ़ी लोग छतों पर चढ़े ईद का चांद देखने को ढूंढ रहे थे। आज 29वां रोज़ा था, और अभी तक ईद के चांद निकलने की पेशगोई कहीं पर नहीं हुई थी। तब भी साथ वाली छत पर उन्हें उजाला दिखाई दी। भाभी, कैसी हैं आप? जूनी फौरन उनके पास चली आई। मैं तो ठीक हूँ लड़की, तुम सुनाओ, तैयारी वगैरह कर ली? जी भाभी, हमारी तो पूरी तैयारी है ईद के लिए। अरे, मैं ईद की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं निकाह की तैयारी की बात कर रही हूँ। निकाह? कैसा निकाह? जूनी थोड़ा सा हैरान हुई। तो उजाला ने मनीषा की तरफ देखा। मिशी, क्या ये नहीं जानती कि इसका ईद के पहले दिन निकाह है? मेरा निकाह है। जूनी ने फिर से बात काटी। ओहो भाभी, जूनी के लिए सरप्राइज था, आपने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मनीषा ने माथा सहलाते हुए कहा। सीरियसली, मेरा निकाह है और ये मेरे लिए सरप्राइज है? मनीषा भाभी, यू आर जस्ट किडिंग। सच सच बताए मनीषा भाभी, उजाला भाभी जो कह रही है वो सच है? यस जूनी डियर, अगर तो कल ईद का पहला दिन है तो कल आपका निकाह है, और अगर परसों है तो फिर परसों है। लेकिन मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जूनी को दुख हुआ। बेटा, सरप्राइज बताए नहीं जाते, सरप्राइज दिए जाते हैं, और ये आपके भाई की ख्वाहिश थी, इसलिए हमने खामोशी इख्तियार की। लेकिन मुझे ये तो बता दें, मेरा निकाह किससे है? वो देखो चांद। सभी की नज़र चांद के ऊपर जा अटकी। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें तो बस सिर्फ एक ही चांद दिखाई दे रहा है, देगा वही कल। पापी, जूनी का मुंह खिला खुला का खुला रह गया। चांद नजर आ गया, और कल ईद का पहला दिन था। सभी ने एक दूसरे के गले मिलते हुए मुबारकबाद दी। इतने में चांद और ज़यान भी छत पर आ पहुंचे। जूनी की नज़रें उनके ऊपर जा टिकी। बेख्तियार वो भी जूनी को देखने लगा। चांद सामने है ईद का, और तुझ पे है मेरी नज़र, जानता हूँ मैं ये सनम। गुस्ताख है मेरी नज़र, चांद मुबारक हो, चांद मुबारक हो। सबको सबको चांद मुबारक। तो मेरी ईद का चांद, तेरी दीद हुई मेरी ईद हुई, मुझे एक नई उम्मीद हुई। पढ़ूं ईद का शुक्राना, शुक्राना मेरी बात समझ जाना। दोनों की निगाहें एक दूसरे पे ऐसी टिकी कि हटने का नाम ही न ले रही थी। ए जानी, चले नीचे, गुस्ताख नजरें कुछ ज़्यादा ही बहक रही हैं, मनीषा ने जूनी को टोका मारते हुए कहा। तो वो गड़बड़ाते हुए दिखते चपाक से नीचे उतरती चली गई, जबकि उसका यूं शर्मा कर घबरा कर जाना चांद ने बहुत फुर्सत से देखा था। हाय चांद मुबारक, गहरा सांस भरते हुए मुस्कुरा दिया। जोनीशा शकील बिन्नत शकील अहमद, आपका निकाह गुलफाम रहीम वल्द मोहम्मद रहीम के साथ 10 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। मौलवी साहब का रुख अब मर्दान एरिया की जानिब था। गुलफाम रहीम, वक्त
मोहम्मद रहीम, अब आपका निकाह जोनिशा शकील बिनते शकील अहमद के साथ 10 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाहनामा पे दस्तक देते सबने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। सभी की मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद थी। माशाल्लाह, हमारी जुनी पर तो बहुत रूप आया है, बेबे ने मोहब्बत से कहा। जहाँ सब ईद मुबारक कह रहे थे, वहीं इन दोनों खानदानों में निकाह मुबारक का शोर उठ रहा था। सारा दिन गहमा गहमी में गुजरा। चांद ने उजाला को इशारा करते बुलाया। मेरा काम नहीं किया भाभी, वो खफकी से बोला। देवर जी, थोड़ा स्पीड ब्रेकर पे पाँव रखो, कुछ वक्त ज़्यादा ही स्पीड पर जा रहे हो। उजाला ने इसे छेड़ा। भाभी, आप हेल्प कर रही हैं या मनीषा भाभी से मदद दूँ? अब की बार वो धमकी दे रहा था। ओ हेलो, ज़रा आराम से। उजाला ने उसे मुक्का दिखाया तो वो भरम दिखाता आगे बढ़ा, लेकिन मनीषा के साथ मिलकर दोनों की मुलाकात करवा दी। जूनी और चांद दोनों इस वक्त छत पे थे। दोनों की निगाहें आसमान पर अपनी छिप दिखाते चांद पे थी। दोनों ही खामोश थे कि चांद ने एक लम्हे में उसका हाथ थामा तो वो थोड़ा घबरा सी गई। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? चांद ने उसकी घबराहट महसूस करते फौरन उसका हाथ छोड़ा। नहीं, नहीं तो। पहली बार उसकी जबान लड़खड़ाई थी। मुकाबिल खड़े शख्स से रिश्ता बदला तो एहसासात भी बदल गए थे। हाथ पकड़ लो। अब की बार वो उसकी झिझक समझता उससे इजाजत तलब करने लगा। जूनी ने गहरा सांस भरते अपना हाथ उसकी जाने बढ़ाया तो चांद ने मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया। अब वो दोनों की निगाहें सामने चांद पर थी। निकाह मुबारक हो जूनी, आपको भी। उसके प्यार से कह के पर वो झट से बोली, ईद मुबारक हो आपको भी। वो इसी तरफ से जवाब दे रही थी। डबल खुशी के इस मौका पर तुम्हारे लिए तोहफा। एक छोटा सा बॉक्स उसकी जाने बढ़ाया तो जूनी ने हैरत से इश्तियाक भरी निगाहों से उसे देखा और उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक गोल्ड की माला देख जूनी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। ये तो बहुत प्यारी है। उस नाजुक लेकिन हैवी माला को पुरशौक निगाहों से देखा। पहना दूं? चांद तो बस आंखों में खुमारी भरे से देखे जा रहा था। जूनी ने हिम्मत करते इस बात में सर हिलाते उसे पहनाने की इजाजत दे दी। चांद ने उसके बालों को पीछे करते उसे माला पहनाते उसकी हुक बंद की। हल्का सा हाथ का लम्स अपनी गर्दन पे महसूस करते जूनी जी जान से कांपी थी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसकी नाजुक गर्दन पे माला को दिखता उसे खींच के खुद से करीब कर गया तो धड़कते दिल से उसे दिखने चलेगी। उसके सर के पीछे हाथ रखे वो धीरे से उसके करीब अपना चेहरा किए उसके लबों पर हल्का सा झुक गया। जूनी ने घबरा कर उसके चेहरे को दूसरी जानिब कर लिया। चांद के सारे मोशन का उसका बेड़ा गर्क कर दिया। चांद ने उसे छोड़ते पीछे हटते अपने जज्बात पर बामुश्किल काबू पाया। वो उसके निकाह में आ चुकी थी और घर वालों से कहकर वो जल्दी ही रुखसती की भी बात करने वाला था, लेकिन यहाँ तो उसकी मनकूहा का शर्माना लुझाना ही खत्म नहीं हो रहा था। चलो नीचे चले, उसे संजीदगी से कहते कदम आगे बढ़ा गया कि जूनी ने उसका हाथ थामे से रोका। क्या हुआ, नाराज हो गए? उसका लहजा फिर से घबराया हुआ था। नहीं, काफी वक्त हो गया, नीचे जाना है मुनासिब। अपनी घड़ी में वक्त देखता चेहरे पर भला की संजीदगी सजाए हुए था। गुलफाम, अब नाराज हो गए है ना? जूनी का लहजा रोन गया था, जिस पर चांद ने आगे बढ़कर उसके प्यारे और मासूम चेहरे की जानिब देखा। उसकी आंखें पानियों से भरने लगी थी। यार, अब यूं आंखों में आंसू भर लाओगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। अब की बार उसका लहजा मोहब्बत बड़ा महसूस करते जूनी के दिल को इत्मीनान हुआ तो आगे बढ़ते अपने लब उसकी बियर्ड के साथ हल्के से टच करती हुई पीछे होगी। उसकी इतनी जसारत पर चांद ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। उसे यकीन आया कि वो इतनी जुर्रत भी कर सकती है। तुम मेरे जज्बात को हवा दे रही हो मिसिस। ऐसे तरसा बैठा हूँ मैं। जिंदगी के 28 साल से कवारापन झेल रहा हूँ। अब तो जी चाहता है शादी करूँ, फौरन रुश्ती लेते तुम्हें अपना बना लो। उसे खींचकर अपने सीने से लगाता गंभीर लहजे में बोला। उसकी इतनी सी गुर्बत पर जूनी का दिल उछलकर हालत में आ रहा था। गुलफाम, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझसे कभी नाराज ना होना। उसके सीने में समाये धीरे धीरे से बोली। वो डरती थी शौहर की नाराजगी थे जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखती आई थी। सबसे ज्यादा उसी बात से उसे खौफ आता था कि मियाँ बी में सब कुछ हो लेकिन नाराजगी ना हो। मनीषा जिस तरह राफिया की नाराजगी सहती आई उससे छुपी नहीं थी। इस हालत में तो बंदा बेकार ही हो जाता है। वो सारा सारा दिन बात पे रोती थी और जूनी रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सब कुछ बस अपनी ये बात चांद के कोश गुजार करती। चांद उसके खदशे पर धीमा सा मुस्कुरा दिया। अगर ऐसे दिन में 4 से 5 किसेस कर दिया करोगी तो नामुमकिन है कि गुलफाम नाराज हो। उसके गाल के साथ अपनी बियर्ड को रगड़ता उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसके गालों पर लबों का हल्का सा लम्स छोड़ता वो धूनी के चेहरे पर फैलते कोसों खदा के रंग देखते महफूज हुआ था। फिर से धीरे से उसके माथे पर अपने लब रखे। पहली महर सबकी। माशाल्लाह, मेरी मोहब्बत का बहुत प्यारा रंग चढ़ा है। उसकी नाक के साथ नाक रब करता मुस्कुराया था। जूनी के पूरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। वो इससे आगे ना बढ़ा। इतनी सी गुर्बत पे उसे अपने पैरों पे खड़ा होना महाल हो रहा था।
ذرا سا اور بڑھتا تو اسے زونی کی گود میں اٹھا کر ہی نیچے لے کر جانا پڑتا۔ چلے اب باقی کا رومانس اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ پہ پورا کریں گے، تب تک خود پہ بند باندھ کے رکھنا پڑے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں مصنوعی اداسی سے بولتا ہوا اسے لیے نیچے آ گیا۔ زونی اس کی بات پر چیم سی گئی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا فیکے، کیسی بکواس کر رہا تو؟ فیکا جو کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا اور آج عید کے تیسرے دن لوٹا تھا تو ایک شور شرابہ مچا دیا تھا۔ وہ زونی سے نکاح کے سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آپ کو کہہ کر گیا تھا میں کہ شکیل بھائی سے بات کر لیں، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ کیوں سنتی میں؟ ان بچوں کا بچپن میں رشتہ طے ہو گیا تھا تو کس طرح تیرا رشتہ کرتی؟ تو میری ماں ہے یا دشمن؟ میں محبت کرتا تھا زونی سے، اسے عزت بنانا چاہتا تھا۔ تیرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونا تھا۔ شکیل بھائی نے کبھی بھی تجھے داماد کے روپ میں قبول نہیں کرنا تھا۔ پورے 15 سال بڑھا تو زونی سے، انہوں نے اسے صاف آئینہ دکھایا تو سیکھ پا ہو گیا۔ قبول کرنا نہ کرنا تو اب میں بتاؤں گا۔ کرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا، جبکہ بیبے کو اب کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو، انہیں ہی کچھ کرنا پڑنا تھا۔ آج اجالا اور زیان نے شکیل صاحب اینڈ فیملی کی دعوت کی تھی۔ سبھی بہت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا کہ اچانک فیکے نے آگے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے آتے ہی سب پہ گند آنی تھی۔ سبھی نے حیرانی پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، جو کہ بیبے تو بیٹے کی اس حرکت پر زمین میں گھڑی جا رہی تھی۔ کچن کے پاس کھڑی زونی کا رنگ بھی فک ہوا۔ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو تو چپ چاپ بیٹھے رہو، ورنہ یہ گن چل بھی سکتی ہے۔ وہ جارحانہ انداز میں بول رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ فیکے گن نیچے کرو اور دفاع ہو جائے یہاں سے۔ شکیل صاحب گھر آئے تھے۔ نہ بھائی نہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، وہ بھی دشمنوں کے گھر۔ کیا میں آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ پیار کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے، اور آپ نے ہماری محبت کو نیلام کر دیا۔ فیکے کی بات پر زونی کا رنگ فک ہو گیا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ کب پیار کی بات ہوئی جو وہ یوں دھڑلے سے سب کے سامنے بول رہا تھا؟ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ سے چاند سے مار دوں گا۔ چاند کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، ورنہ سیدھا تیرے حلق میں گولی چلاؤں گا۔ فیکے نے ایک ہوائی فیر کیا کہ سبھی اس کی جرت پہ دھنگ رہ گئے۔ یہاں آؤ تم۔ اسے زونی کو اپنے پاس بلایا۔ زونی کے قدم کچن کی دہلیز پر ہی پیوست ہو گئے تھے۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میرے پاس آؤ۔ اب کی بار وہ چلایا تھا۔ خبردار زونی، اس کے پاس نہیں جانا۔ چاند نے اسے غصے سے منع کیا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ اس کی والدہ نے تھام رکھا تھا۔ انہیں سامنے کھڑے پاگل شخص سے عجیب سا ڈر کھایا جا رہا تھا۔ تم نہیں آئی تو یہ گولی سیدھا اس شخص کے سینے کے پار ہوگی۔ اس نے گن کا رخ چاند کی جانب کیا تو زونی بہت بری طرح گھبرا گئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی فیکے کی جانب بڑھی۔ دونیشا! چاند کی غصہ بری لڑکار نے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، جبکہ فیکا مسلسل ہنسے جا رہا تھا اور چاند کی بے بسی کا حظ اٹھا رہا تھا۔ وہ فیکے کے پاس جا پہنچی۔ فیکا باز آ جا، ورنہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیبے نے نم لہجے میں کہا۔ بیبے پرواہ کسے ہے؟ وہ بھی دو بولا۔ اتنے میں باہر سے آتے زیان کی نگاہ اس ساری سچویشن کی جانب اٹھی۔ وہ آج لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اس سے پہلے کہ زونی کو چھوتا، زیان نے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چاند نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس کے پاس جاتے اسے دنگ کے رکھ دیا۔ اسے مار مار کے ادموا کر چکا تھا، جبکہ زونی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اجالا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے لگایا۔ زونی کو چاند کے غصے سے سخت ڈر لگ رہا تھا، جو کہ فیکے کے بے ہوش ہوئے وجود پر بھی ابھی تک اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ زیان اور رافعہ نے اسے تھامے سنبھالا تھا، ورنہ وہ شاید فیکے کو جان سے ہی مار دیتا۔ رافعہ پولیس کو کال کرنے لگا کہ شکیل صاحب نے منع کر دیا۔ وہ بیبے کی خاطر چپ ہو گئے تھے، لیکن بیبے کو انہوں نے واپس جانے کا بول دیا تھا۔ گھر بھر میں ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی تھی۔ اس سب میں چاند کا رویہ سخت غصیلا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فیکے کو ہسپتال سے نکال کر اور مارے۔ شکیل صاحب کے کہنے پر اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، ورنہ چاند کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار دیتا۔ ویسے ہی اس کو زونی پہ بھی غصہ آیا ہوا تھا، جو اس کے اوتے ہوئے فیکے کے ساتھ بلیک میل کرنے پر اس کے پاس چلی گئی تھی۔ اس بات پہ اسے شدید تیش میں آیا ہوا تھا اور اب اس نے رخصتی کی ڈیمانڈ کر دی تھی، وہ بھی 2 دن کے اندر اندر۔ زونی بہت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے چاند کے غصے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی اسے اس قدر ہائپر نہ دیکھا تھا، اور اب ایسے میں وہ رخصتی مانگ رہا تھا، بلکہ زونی کو تو لگا اس کی سانسیں ہی مانگ لی ہے۔ سب بروں کے بیچ کافی دنوں سے بحث جاری تھی۔ شکیل صاحب غصے میں نہ تھے، انہیں چاند کا بے انتہا غصہ کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن زیاد کے گارنٹی دینے پر رخصتی دینے کے لیے راضی ہو گئے اور بہت ہی سادگی سے خاندان کے چند افراد کی موجودگی میں رخصتی کر دی گئی۔ چاند، ایک بات یاد رکھنا میری، تمہارا رویہ ہم سے ہے، جو تمہیں تمہاری بیوی کے نزدیک بھی کر دے گا اور دور بھی۔ اب یہ تم پر ہے
کہ تم کیا کرتے ہو، اور اپنے اور اس کے بیچ اتنا تعلق ضرور رکھنا کہ وہ اپنا دکھ سکھ تم سے شیئر کر سکے۔ اگر وہ دلی طور پر تم سے ایک بار دور ہوگی پھر تم ترس جاؤ گے کہ تم سے وہ اپنا آپ شیئر کرے، وہ نہیں کرے گی۔ آگے تم سمجھدار ہو۔ وہ 2 لفظوں میں سیدھا بات سمجھا کر باہر کی جانے پڑ گیا، جبکہ وہ پرسوچ انداز میں اپنے روم کی جانے پڑا، جہاں وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے جسم کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ زیان کی باتیں چاند کے دل پر اثر کر گئی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس کمسن لڑکی پر غصہ نہ کر سکا۔ شاید اسی کا نام محبت تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بستر پر نیچے اتارتا اپنی گود میں اٹھا گیا۔ وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے گیلری کی جانب لے کر جا رہا تھا کہ یہ میرے اوپر سے نیچے پھینک کے جا رہا ہے کیا؟ پلیز چاند، مجھے معاف کر دے پلیز۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے مائل کرتے اس کے سینے پر زور سے لگ گئی۔ چاند کا دل تو دھڑکتے ہوئے باہر آنے کی بے تاب ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت زور سے چپکی تھی۔ چاند اس کی اتنی نزدیکی پر اپنے جذبات کو بامشکل کنٹرول کرتا اسے گیلری میں لاتا کھڑا کر گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہاں سامنے دیکھو، میں تو تمہیں چاند دکھانے لایا تھا، تمہیں کیا لگا؟ اس کی گرد باہوں پھیلائے پیار سے بولا۔ اس کا نارمل انداز دیکھتی وہ حیران ہوئی۔ چاند وہاں سامنے ہے میری جان۔ اسے ایک نظر ونک کرتا کالے آسمان پر دکھائی دیتے چمکتے چاند کی جانب اشارہ کرتا اس کا رخ سامنے کر گیا۔ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ناراض نہیں، غصہ تھا، لیکن وہ اتر گیا۔ سنی، میں چاہتا ہوں تم مجھ پر اعتبار کرو، تمہارا اعتبار مجھے بہت عزیز ہے۔ اسے پیچھے کر کھڑا اسے اپنے اظہار میں لے گیا۔ آپ کے غصہ سے ڈر لگتا ہے گلفام؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ نہیں کروں گا غصہ، تم ڈرنا مت مجھ سے، میرے دل میں رہتی ہو، آنکھ بند کر کے مجھ پر بھروسہ کرو گی تو ہی سکون آئے گا مجھے۔ اس دن جو ہوا، اس دن تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ بھروسہ ہے آپ پہ گلفام، پر اس کے ہاتھ میں گن تھی، وہ آپ کو کچھ کر دیتا تو؟ اس کی جانب مڑ کر بولتی بہت معصوم لگی۔ مار بھی دیتا تو اتنا درد نہ ہوتا جتنا تمہارا اس کی بات مان کے اس کے قریب جانا درد دے گیا۔ اس کی بات پر زونی کا سر جھک سا گیا۔ سوری۔ اس کا سر اوپر اٹھاتے وہ دھیرے سے اس کے لبوں پر لب رکھتے اس کو مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبوں کو دیکھتے وہ لرز گئی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ گلفام نے کے غصے سے اس کی جان نکلنے لگی تھی، اور گلفام کی محبت اس کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ اس کے دھیمے انداز پہ اس کا سارا کانفیڈنس واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی، اور یہ سارا اعتماد شوہر کی جانب سے ہی ملتا ہے۔ عورت سمجھتی سب ہے، بشرطیکہ اسے سمجھانے والا کوئی چاند جیسا ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں مسرور سے ہوتے سامنے نظر آتے چاند کو دیکھ رہے تھے۔